मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में भी हमारा पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 1 हमारा पहले से पूरा हो चुका है। पार्ट 2 में पार्ट 4 लक्ष्य और पार्ट 5 विकलन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो से हमने पार्ट 1 संभावना, जो सेक्शन डी के प्रश्नों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो चैप्टर हमने शुरू किया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 संभावना से जुड़े हुए थियरी के जो टॉपिक है, जो पारिभाषिक शब्द है, ऐसे बहुत सारे पारिभाषिक शब्दों के बारे में आपको बताया था, उसे याद रखने का तरीका भी आपको सिखाया था। लगभग किन किन परिभाषिक शब्दों के बारे में हमने बात किया था वो मैं एक बार फिर से आपसे चर्चा कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको संभावना का अर्थ या प्रस्तावना कह सकते हैं आप, उसके बाद ऐच्छिक प्रयोग, निर्देशावकाश, निर्देशावकाश में भी दो अलग अलग प्रकार, शांत निर्देशावकाश और अनंत निर्देशावकाश। उसके बाद घटना, घटना के बाद योग घटना, प्रतिच्छेद घटना, पूरक घटना, अंतर घटना। उसके बाद परस्पर निवारक घटना, परस्पर निषेध घटना, निवारक और निषेध घटना, प्राथमिक घटना। ऐसे और भी 2-4 टॉपिक मैंने आपको समझाया था और इन सब टॉपिकों का आगे कहीं ना कहीं स्वाध्याय में भी काम जरूर आएगा और थियरी में भी आपको सेक्शन ए और बी के थियरी के रूप में उसे पूछ सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग स्वाध्याय 1.1 शुरू करने वाले हैं। कहा जाए तो स्वाध्याय 1.1 आपके किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। फिर प्रश्न ये उठता है कि स्वाध्याय 1.1 पूछा नहीं जाता, फिर आप करवा क्यों रहे हो सर? तो उसका जवाब ये है कि जब आप स्वाध्याय 1.2 करने वाले हैं, 1.1 कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हो गया उसकी वजह से पूछा नहीं जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो सिलेबस में ही है, 1.1 सिलेबस में ही है। सिलेबस में नहीं होता तो मैं करवाता ही नहीं। सिलेबस में है 1.1, लेकिन उसके सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ निर्देशावकाश यानी कुल परिणाम, किसी भी प्रयोग को करने से कुल परिणाम क्या होगा, सिर्फ वही लिखना है। तो इतना आसान सवाल 3 नंबर के क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते। हाँ, हो सकता है कि सेक्शन बी में उसे पूछ लिया जाए क्योंकि इस बार सेक्शन बी भी 10 की जगह 15 मार्क्स का है, तो उसमें उसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा कारण कि जब स्वाध्याय 1.2 हम करेंगे तो उसमें हमें किसी भी घटना की संभावना ज्ञात करना है। और दोस्तों, किसी भी घटने का घटना जो है उसका संभावना अगर हमें प्राप्त करना है तो संभावना का सूत्र होता है सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यानी कोई भी घटना अगर घटती है, उसके घटने की जो संभावना है उसका सूत्र होता है सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यानी जैसे संकेत में हम कहते हैं m बटे में n। सानुकूल परिणाम को m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से, और कुल परिणाम को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो वो कुल परिणाम क्या होगा वो हमें 1.1 में सीखने को मिलेगा कि कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका निर्देशावकाश, उसका u या उसका कुल परिणाम n वो क्या होगा, वो हम स्वाध्याय 1.1 में सीखने वाले हैं। लेकिन स्वाध्याय 1.1 सीखने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं जिसका कुल परिणाम हम पहले से सीख लेंगे तो 1.1 में भी आसानी रहेगी और आगे के जो स्वाध्याय है 1.2 और 1.3 उसमें भी हमें आसानी रहेगी, क्योंकि इस पाठ में वो कॉमन घटना है, जैसे कि सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, ताश के 52 पत्तों में से 1 पत्ता या 2 पत्तों का चयन करना। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे पाठ में आपको काम आने वाली है कि इस घटना को करने से इसका कुल परिणाम क्या होगा, तो उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि किसी भी घटना का संभावना ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको उस घटना का कुल परिणाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का कुल परिणाम हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग लेते हैं, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे, तो n बराबर एक सिक्के का परिणाम कितना होता है, 2 परिणाम हो सकता है, हेड और टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम आएंगे, h और t। h यानी हेड और t यानी टेल, छापा और काटा, ये 2 परिणाम हो सकते हैं। वही अगर एक सिक्के की जगह अगर हम 2 सिक्के को उछालें, ये आगे के स्वाध्याय में, स्वाध्याय 1.1 में तो काम आएगा ही, और आगे के स्वाध्याय में इस पाठ में ही ये सब जितने भी हम प्रयोग लिख रहे हैं उसका कुल परिणाम आगे के सवालों में काम आने वाला है। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर n बराबर 2 के घाते 2। 2 के घाते 2 मतलब क्यों, क्योंकि एक सिक्के का उछालने का परिणाम कितना है, 2। तो अगर हमें 2 सिक्का उछालना है तो उसका परिणाम क्या होगा, 2 के घाते 2 यानी 4 परिणाम होंगे। और वो 4 परिणाम क्या होंगे, अगर वो आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। HH, TT, HT और TH, ये 4 परिणाम है। HH का मतलब दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए। 2 सिक्के अगर हम साथ में उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। दोनों के दोनों पर टेल आ जाए, यानी काटा है दोनों के ऊपर।
HT यानी पहले वाले सिक्के पे हेड आए और दूसरा वाला सिक्का जो है उस पर टेल आए, TH पहले वाले सिक्के पे टेल आए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आए। तो ये दो सिक्कों को उछालने का कुल परिणाम है। और इसको चारों को अगर लिखने का तरीके की बात करूं तो उसका तरीका भी है लिखने का। ये जो आपको दो परिणाम दिखाई दे रहे हैं H और T, वो लगभग सबको आता है। तो आपको क्या करना है, इसी एक सिक्के का जो परिणाम है, दो परिणाम, इस पर से आप दो सिक्के का, तीन सिक्के का, चार सिक्के का, जितने भी सिक्के का उछालने का परिणाम बनाना चाहे उतना आसानी से बना सकते हैं, बिना कंफ्यूज हुए, बिना देरी किए, बहुत ही आसानी से। तो कैसे करना, तरीका क्या है, तो ये जो दो परिणाम दिख रहे हैं, दोनों के पहले एक बार H लगा देना है और दोनों के पहले एक बार T लगा देना है, तो अपने आप चार परिणाम हो जाएंगे। चेक करना चाहे चेक कर लीजिए। H और T लिखा है, पहले दोनों के आगे एक बार H लगाता हूं, दोनों के आगे एक बार H लगाऊंगा तो क्या होगा, HH और HT, क्योंकि H तो पहले से लिखा ही हुआ था, मैंने क्या लगाया, दोनों के आगे H लगाया। तो H और T पहले से लिखा हुआ था, एक बार H लगाया तो HH HT। अब इसी दो परिणाम के आगे एक बार T लगा देना है, तो T लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, TH और TT। आप देख सकते हैं कि यही चार परिणाम यहां नीचे लिखे हुए हैं, थोड़ा क्रम आगे पीछे है, बाकी यही चार परिणाम लिखे। अब इसी पर से तीन सिक्के का बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तीन सिक्के तक आपको पूछ सकते हैं। कॉलेज में जाएंगे तो चार सिक्के और पांच सिक्के तक के सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में आपको लगभग तीन सिक्के तक का पूछ सकते हैं। मैक्सिमम दो सिक्के वाला पूछते हैं और कभी कभी तीन सिक्के वाला भी पूछ लेते हैं। तो तीन सिक्के का भी देख लेते हैं कि तीन सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 2 के घाते 3 यानी 8। 2 के घाते 3 का मतलब 2 3 6 नहीं दोस्तों, 2 के घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, यानी कुल परिणाम तो 8 हो गए। लेकिन वो 8 कौन कौन से परिणाम होंगे, तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया। अब 4 वाला आपको मिल चुका है, 2 वाले पे से आपने 4 कर लिया, एक सिक्के पर से 2 सिक्के का बना लिया। अब 2 सिक्के पर से 3 सिक्के का बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो यहाँ पे 4 परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इन चारों के आगे एक बार H और फिर दूसरी बार इन चारों के आगे एक बार T, तो अपने आप 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो सबसे पहले ये जो 4 है वो मैं देखकर लिख ले रहा हूं, HH थोड़ा दूर दूर से लिखना है क्योंकि बीच में एक जगह भी रहना चाहिए, TT HT और TH। उसके नीचे फिर से लिख ले रहा हूं HH TT HT और TH। मैंने क्या कहा कि आपको 8 परिणाम बनाना है। 8 परिणाम कैसे बनेंगे, तो एक सिक्के का 2 परिणाम, 2 सिक्के का 4 परिणाम, 3 सिक्के का 8 परिणाम। और 8 परिणाम भी आपको सोच के नहीं लिखना है, सोच के भी लिख सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो उसका तरीका क्या है कि जो 2 सिक्के के 4 परिणाम है इस पर से ही आप 8 परिणाम बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये जो 4 परिणाम दिखाई दे रहे हैं वैसे का वैसा रहेगा। एक बार इन्हीं चारों परिणाम के आगे एक बार H लगाना है और एक बार T लगाना है। तो मैंने आपके सामने ही पहले क्या किया, 4 परिणाम ऊपर भी लिख लिया और फिर से वापस वही नीचे भी लिख लिया। अब पहली बार क्या कर रहा हूं, इन चारों के आगे पहली बार क्या करूंगा, H ज्वाइन करूंगा, H लगाऊंगा सबके आगे। तो H H H H। अब नीचे फिर से वही 4 परिणाम लिखे हुए हैं, उन सबके पहले क्या लगा लूंगा, T लगा लूंगा। तो T T T और T। अपने आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 परिणाम हो गए और आसानी से हो गए, बहुत जल्दी से आपने 8 परिणाम लिख लिया। अगर मुझे 4 सिक्के का 16 परिणाम लिखना है तो वो भी इतना ही आसान है दोस्तों। और अगर आप सोच के लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके 8 परिणाम पूरे भी ना हो और या तो कोई रिपीट भी हो जाए या बहुत कंफ्यूजन भी हो कि कौन सा हो गया है कौन सा बाकी है। और ऐसे बहुत ही आसानी से आपने 8 परिणाम लिख लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं है। आपको लग रहा है कि सेम है लेकिन सेम नहीं है। आप देख सकते हैं आपको HTH और THT सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है। HTH का मतलब हुआ कि पहले सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे टेल और तीसरे सिक्के पे हेड। HTH का मतलब हुआ पहले सिक्के पे हेड यानी छापा है, दूसरे सिक्के पे टेल यानी काटा है और तीसरे वाले सिक्के पे हेड यानी छापा है। और THT का मतलब अलग हुआ, THT का मतलब पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, यानी 2 पर टेल और 1 पे हेड। यहाँ पे 2 पे हेड और 1 पे टेल है, कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग ही है। और ये हमें क्यों सीखना है, क्योंकि आपको पूछते हैं कि 3 सिक्का एक साथ उछाला जाए और तीनों पर एक जैसा परिणाम मिले, उसकी संभावना ज्ञात करो। तो किसी भी घटना की संभावना ज्ञात करने के लिए हमें उस घटना का घटने का सानुकूल परिणाम और कुल परिणाम चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही बोलेंगे कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए और तीनों पर एक जैसा परिणाम मिले, तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 8। सबसे पहला काम, 3 में से 1 मार्क्स हो गया।
उसके बाद आपको लिखना है कि तीनों सिक्कों पर एक जैसा परिणाम मिले उसे हम घटना ए कहे तो घटना ए की संभावना P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर m/n, यानी सानुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो आप देख सकते हैं तीनों सिक्के पर एक जैसा परिणाम कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। H H H यानी तीनों के तीनों पर हेड आ जाए, या फिर T T T तीनों के तीनों पर टेल हो। तो ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 बार। बस तुरंत आपका आंसर बन जाएगा 2/8। सानुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 8, 2/8 काट दोगे आप तो 1/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा 3 मार्क्स का। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आपको कुल परिणाम लिखने आएगा। और एक सिक्के को 3 बार अगर उछालते हैं या 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। कितना होगा, 8 परिणाम होगा। एक सिक्के को बारी बारी से 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक साथ उछाले, तीनों का परिणाम क्या होगा, 8। और उसका करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ एक सिक्के का परिणाम पता होना चाहिए, जो आपको लगभग कक्षा 11 10वीं से ही पता है। 10वीं में भी आपने संभावना सीखा, वहां से ही आपको पता है कि एक सिक्के को उछालने का 2 परिणाम होता है, हेड और टेल। ये नॉर्मली भी आप जानते हो कि सिक्के को उछालेंगे तो 2 ही परिणाम आएगा, तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन वो एक सिक्के का है। 2 सिक्के का कितना परिणाम होगा, 4। लिखने का तरीका, जो पहले सिक्के का जो परिणाम है H और T, उसी के आगे एक बार, दोनों के आगे एक बार H और दोनों के आगे एक बार T, तो 2 सिक्के का मिल जाएगा। 3 सिक्के का चाहिए आपको, तो वो जो 4 परिणाम मिला है उन चारों के आगे एक बार H और उन चारों के आगे एक बार T। उसी तरह से अगर आपको 4 सिक्के का चाहिए तो उसका परिणाम कितना होगा, 2 के खाते 4 यानी 16 परिणाम होंगे। तो ये जो 3 सिक्के वाला 8 परिणाम मिला है, इन 8 के आगे एक बार H और इन 8 के आगे एक बार T करेंगे तो 16 परिणाम होंगे। लेकिन अभी फिलहाल 16 वाला नहीं करना है क्योंकि आपके बुक में 3 सिक्के तक ही पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा कुल परिणाम वाला, ये सब हम कुल परिणाम सीख रहे हैं। चौथा, एक पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, एक पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6। लूडो के लिए जो आप पासा का उपयोग करते हैं या दूसरी जगह भी व्यापार का एक गेम आता है उसके लिए भी पासे का उपयोग करते हैं और भी दूसरी जगह पासों का उपयोग होता है। तो ऐसे एक समतुलित पासे, बुक में लिखा होगा समतुलित पासे। समतुलित पासे का मतलब होता है कि जो एक जैसा ही हो। कोई पासे ऐसे होते हैं जिसपे एक ही अंक बार बार आते हैं, तो वैसा नहीं, एक संतुलित यानी दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसे पासे को अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आता है, 6। वो 6 परिणाम क्या है अगर वो भी आपको जानना है तो 6 परिणाम क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। यानी एक पासे को उछालेंगे तो पक्का है कि इन 6 अंकों में से ही कोई एक अंक उसके ऊपरी सतह पर आएगा। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है। उसके बाद लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि एक पासे वाला सवाल जल्दी आपको पूछते नहीं है, 2 पासों वाला पूछते हैं। तो 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6 के घाते 2 36। अब वो 36 परिणाम क्या होंगे उसे अगर आपको लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 से 6 तक आपको पता ही है, तो बारी बारी से पहले 1 वाली लाइन स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 वाली लाइन इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। लाइन से ही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 2 3, 2 3 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पे 3 आए। 2 और 6 का मतलब क्या हुआ, पहले पासे पे 2 आए और दूसरे पासे पर 6 आए। और ये लाइन से लिखने का मतलब क्या, अगर लाइन से आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइन से आप नहीं लिखेंगे तो आप जल्दी नहीं लिख पाएंगे और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा है। लाइन से लिखने से आप जल्दी भी लिख पाएंगे, कोई रिपीट भी नहीं होगा और गलत होने के चांसेस भी कम है या ना के बराबर है। तो अब 3 वाली लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसी तरह से 4 5 और 6 की लाइन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 5 की लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6।
6 की लाइन, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। पहली बार लिखने में समय लग रहा है, एक बार आप जान जाओगे तो आप फटाफट ये 36 परिणाम लिख सकोगे। कभी भी हम दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो 36 ही परिणाम आएगा और वो परिणाम कुछ इसी तरह से होंगे। और लाइन से लिखने में थोड़ी आसानी रहती है और हम लोग गलती होने के चांसेस जो हमारे हैं वो भी कम से कम रहेगा, हम लोग सही ही करेंगे। इसलिए आप लाइन से लिखिए तो अच्छा रहेगा। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न इसके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा पूछ सकते हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आए, उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। तो हमें लिखना कैसे होगा, उसका जवाब 3 मार्क्स का होगा, तो उसको थोड़ा स्टेप बाय लिखना है। तो सबसे पहले लिखना होगा कि दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर 6 की घाते 2 यानी 36। अब वो 36 दर्शाना है कि नहीं दर्शाना है वो आप पे डिपेंड करता है। दर्शा देंगे तो आपको आगे के सवाल करने में थोड़ी आसानी रहेगी, आसानी से समझकर आप कर सकते हैं। तो 36 वो पहला स्टेप। उसके बाद आगे लिखना है कि दोनों पासों पर समान अंक आए उसे हम घटना ए कहे, या दोनों पासों पे समान अंक आए उसे घटना बी कहे। आप ए बी सी डी जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं, जेड से ऊपर भी नाम देना तो A1 A2 A3 A4 ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो नॉर्मली ये पहला सवाल है तो हम ए कहेंगे कि दोनों पासों पर समान अंक आए उसे घटना ए कहे तो घटना ए का सानुकूल परिणाम। तो आप देख सकते हैं समान अंक वाले कौन कौन से हैं, जितने भी कॉर्नर वाले हैं वो सब समान अंक वाले हैं। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 ये समान अंक वाले हैं। और समान अंक वाले कितनी संख्या है, तो 36 में से 6 संख्या है। तो आप लिख सकते हैं 6/36, 1/6। तो वो आपका क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। उसी तरह से ऐसा पूछ सकते हैं कि दोनों पासों पर आए अंकों का योग 6 से अधिक हो, दोनों पासों पर आए अंकों को जोड़ने पर 6 से ज़्यादा आता, तो वो उसके लिए तो आपको फिर ये जरूरी है। समान अंक वाला तो हो सकता है कि आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके माइंड में आ जाएगा कि समान अंक वाला तो ईजी है सर, इसके लिए ये लिखने की जरूरत क्या है। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वो तो हमें भी आता है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया होगा कि दोनों पासों पर आए अंकों का योग 6 से अधिक हो तो भी हम सोच तो सकते हैं, लेकिन अगर ये लिखा होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोनों पासों पे आए अंकों का योग क्या हो, 6 से ज़्यादा हो। अब 6 से ज़्यादा इसमें कोई होगा तो यस ये वाला हो सकता है, 1-6, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। और पूछा क्या गया है 6 से ज़्यादा हो तो वो हो सकता है। इस वाली लाइन में कहाँ से हो सकता है, तो इसमें ये लास्ट वाला हुआ तो इसमें 2 होगा अपने आप, 2-5 और 2-6। 2-4 नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 को जोड़ने पे 6 ही होता है। हमको क्या बोला गया है 6 से ज़्यादा हो, तो 2-5, 2-6। 3 वाली लाइन में और एक ज़्यादा होगा, 3-4, 3-5, 3-6। 4 वाली लाइन में और एक ज़्यादा, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। 5 वाली लाइन में और एक ज़्यादा, 5-2 से लेकर 5-6 तक। और 6 वाली लाइन में और एक ज़्यादा, यानी लगभग 6 वाली लाइन में तो सभी 6-1 से लेकर 6-6 तक। तो ऐसे फिर सबको काउंट कर कर आप कुल संख्या निकाल सकते हैं और उसका फिर संभावना भी। कुल परिणामों के सीरीज में एक और घटना जो वो भी बार बार आपको पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताश के पत्तों कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए या ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता चुना जाए। तो लगभग दोस्तों आपने 11वीं में पढ़ा है, चुना जाए, पसंद किया जाए, लिया जाए तो हम संचय का उपयोग करते हैं सी, और उछाला जाए या पास पास में बिठाया जाए, पंक्ति में गठित किया जाए तो हम क्रमचय का उपयोग करते हैं। तो लगभग ये सब जो हम सीख रहे थे पासे का, सिक्के का, वो क्रमचय का उपयोग हुआ है। और उसके बाद हम ताश के पत्तों में से चुना जाए या 1 से लेकर 20 तक में से कोई एक संख्या या 2 संख्या चुनी जाए, तो चुना जाए, पसंद किया जाए, लिया जाए, इन सब शब्दों का उपयोग होता है। तो वहाँ पे हम संचय का उपयोग करते हैं। क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार आप ये कक्षा 11 में सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो कुल परिणाम क्या होगा, 52C1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो उसका कुल परिणाम n बराबर 52C1। और 52C को 1 का मतलब 52 को एक कदम पीछे, यानी 52 का 52 ही होगा, बटे में 1, तो 52/1 करेंगे तो क्या आएगा, 52 ही आएगा। हाँ, 52 में से 2 पत्ते चुने जाए तो 52C2
और 52C2 को हल कैसे करते थे दोस्तों हम, तो 52 को 2 कदम पीछे, 52 गुणे 51 बटे में 2 गुणे 1, तो लगभग 1326 आएगा जब हम 2 पत्ते चुनेंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल 1 पत्ते की ही बात कर लेते हैं। तो 52 पत्ते तो होते हैं, लेकिन ताश में रंग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, बिना चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, उसकी एक चर्चा कर ले। क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से हो सकता है कि 52 में से एक पत्ता चुना जाए, वह पत्ता इक्के का हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। आपका सवाल कैसे हो सकता है कि ताश के 52 पत्तों में से अच्छी तरह से फेंटे हुए यानी मिलाए हुए 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो वह पत्ता इक्के का हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाए तो उसका कुल परिणाम n बराबर 52C1 यानी 52, ये एक स्टेप हो गया। अब वह पत्ता इक्के का हो, उसे घटना ए कहे तो घटना ए का सानुकूल परिणाम m बराबर, वो दूसरा स्टेप है कि भाई उस जो इक्के का पत्ता आना चाहिए उसकी घटना को अगर हम घटना ए कहे या बी कहे तो उसका सानुकूल परिणाम कितनी बार आ सकता है। तो एक ताश में इक्का कितनी बार होता है, 4 बार। और इक्का ही नहीं, ताश के हर पत्ते 4 बार रिपीट होते हैं। यानी इक्का की जगह मैं ऐसा कहूँ कि वो पत्ता दहले का हो तो भी 4 बार, नहले का हो या सत्ते का हो तो भी वो 4 ही बार होगा। तो 4 बार होगा तो 4 में से कोई भी एक आ सकता है, यानी 4C1, तो उसका भी आंसर क्या आएगा 4। और फिर तीसरा स्टेप कि उसकी संभावना P ऑफ A बराबर m बटे में n, यानी 4 बटे में 52, 4 बटे 52 को काटोगे तो 1 बटे 13, 4 के बारे में 52 पूरा पूरा कट जाएगा, 13 चौक 52, यानी 1 बटे में 13, यह आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। लेकिन ताश के पत्तों में और भी कुछ जानने जैसा है, जैसे कि उसमें रंग कितने होते हैं, तो 2 रंग होते हैं। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 और रंग होते हैं 2। कौन कौन से 2 रंग होते हैं, तो लाल और काला, लाल 26 और काला भी 26। जब 2 ही रंग होते हैं लाल और काला तो ऑफ कोर्स 52 पत्ते को 2 रंग में बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार 4 होते हैं। लाल रंग वाले में 2 प्रकार होते हैं और काले रंग वाले में भी 2 प्रकार होते हैं। तो लाल रंग वाले में जो 2 प्रकार होते हैं उसमें ईंट, जिसको हम डायमंड कहते हैं, डी से दर्शाते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है D1 से D10, DJ, DQ और DK, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह। ये एक तरह से 13 पत्ते का नाम मैंने लिख दिया। दूसरा होता है पान का, यानी हार्ट शेप में होता है वो, ये पान का पत्ता होता है, इसको हम H से दर्शाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही सेम H1 से लेकर H10 तक और फिर HJ, HQ और HK, ये दोनों लाल रंग के हो गए। अब काले रंग में भी 2 प्रकार होते हैं। तो काले रंग में एक होता है हुकुम का, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, आप और अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसको हम S से दर्शाते हैं, स्प्रेड S, और ये भी कहां से कहां तक होता है, S1 से लेकर S10 तक, SJ, SQ और SK। उसके बाद एक और होता है चिड़ी का, उसको इंग्लिश में क्लब कहते हैं, क्लब, उसको C से दर्शाते हैं। वो भी कहाँ से, C1 से लेकर C10, CJ, CQ और CK। तो एक तरह से पूरा ताश के 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता चुना जाए तो ये उसका पूरा निदर्शावकाश है। ये क्या है, उसका पूरा निदर्शावकाश है कि ताश के 52 पत्तों में से अगर हम एक पत्ता चुनेंगे तो कुल मिलाकर इस तरह से परिणाम आएंगे। ईंट के 13 पत्ते 1 से लेकर 10 तक, गुलाम, बेगम, बादशाह। पान के 13 पत्ते H1 से लेकर H10 यानी 21 से लेकर दहले तक, और उसके अलावा गुलाम, बेगम और बादशाह। उसके बाद हुकुम के भी 13 पत्ते, जिसको हम स्प्रेड यानी S से दर्शाते हैं, S1 से लेकर S10 तक, गुलाम, बेगम, बादशाह यानी HJ, HQ और SK। उसके बाद चिड़ी, जिसको हम क्लब से दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं, तो C1 से लेकर C10 तक, और फिर CJ, CQ और CK यानी गुलाम, बेगम और बादशाह। तो इस हिसाब से कहा जाए तो ताश में 52 में से 40 पत्ते जो होते हैं वो अंकों वाले होते हैं, नंबरिंग वाले होते हैं, 21 से लेकर दहले तक का होते हैं, बिना चित्र वाले होते हैं। और जो 12 पत्ते होते हैं, 52 में से 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र वाले होते हैं, जिसपे चित्र बना होता है। ऐसे तो इक्के पे भी डिजाइन बना होता है दोस्तों, लेकिन उसको चित्र वाला नहीं समझना है, उसको नंबरिंग वाला ही समझना है, यानी इक्के से लेकर दहले तक का ही समझना है। तो बिना चित्र वाले कितने पत्ते होते ताश में, 52 में से 40,
और 12 पत्ते कैसे होते हैं, जो चेहरा वाले या चित्र वाले होते हैं। तो इस तरह के आप कुल परिणाम को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ज़्यादा मैंने बताया भी नहीं है, ये सिक्के के बारे में है, ये पासे के बारे में है और वो ताश के पत्तों के बारे में है, जो आपको स्वाध्याय 1.2 और 1.3 करने में आसानी होगी। तो अब अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 1.1, जिसमें हमें किसी भी घटना या किसी भी प्रयोग का कुल परिणाम क्या आ सकता है उसके बारे में हम स्वाध्याय 1.1 में सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 1.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।